धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा सौभाग्य है और रिपब्लिक का श्रोता भी हूँ। कल भी रात को आपके चैनल के लगभग 1-1.5 घंटे का कवरेज देख रहा था। लेट इनटू द नाइट आई वाज सीइंग रिपीट टेलीकास्ट। जी जी। पर आपको बधाई, आपने एक नई सोच के साथ जब रिपब्लिक शुरू किया था तभी से मैं आपकी प्रगति को देख रहा हूँ। और आज जिस प्रकार से मीडिया हो, प्रिंट मीडिया में टक्कर देना हो, डिजिटल के माध्यम से नए चैनल्स अलग अलग भाषाओं में शुरू करना हो, बिजनेस, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अलग चीज़ों में आपके रिपोर्टिंग को जब देखता हूँ तो बहुत आनंद आता है। आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। पिछली बार जब हम मिले थे उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए। बहुत बहुत बधाई हो पीयूष जी को, सबसे बड़ी मार्जिन से जीत मिली है महाराष्ट्र में। 3.5 लाख वोटों से ज्यादा मार्जिन अपने पहले लोकसभा चुनाव में, ये तो एक तरह से इतिहास बन गया। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, जो आपका लोकसभा का जो रिकॉर्ड बना? क्या आपने सोचा था कि अपने पहले ही चुनाव में इस तरह की परफॉर्मेंस आप दिखा पाएंगे? और आपके टक्कर में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, महाराष्ट्र के कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट इनके खिलाफ थे, पूरी जोर लगी हुई थी उनकी, फिर भी आपको इतनी मार्जिन मिली। तो इस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मुझे लगता है राजनीतिक जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद आता है जब आप जनता के कोर्ट में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अपना परफॉर्मेंस कार्ड केंद्र सरकार का भी लेके जाते हैं, साथ ही साथ व्यक्तिगत आपने जो काम किया है। तो एक प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारी आंखें खोली। हम कई मित्र थे जो कई वर्षों से राज्यसभा में ही रहते थे, हम सबको पहला मौका दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम जनता की अदालत में जाएं। और वास्तव में अर्नब जी, इतना आनंद आया पूरे कैंपेन के दौरान। और ये विजय अगर आप देखें, और मेरे पूरे कैंपेन के दौरान मेरा फोकस ये था कि मैं लोगों तक माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, जो 5 प्रण उन्होंने देश के समक्ष रखे हैं 15 अगस्त 2022 को, जो विकसित भारत का संकल्प लेके प्रधानमंत्री जी निकले हैं, और किस प्रकार से बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया, गरीबों के जीवन में नए आवाम लाए, नए तरीके के काम के साथ हर व्यक्ति को, हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए, ईमानदार सरकार दी देश को, जो अपने आप में शायद अधिकांश देशवासियों ने हिम्मत ही छोड़ दी थी, कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ईमानदार सरकार 10 वर्ष तक देश में आएगी। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार और एकनाथ, पहले 5 वर्ष और फिर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 2 वर्ष जो अद्भुत काम हुआ था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, लोगों की सुख सुविधाओं में हो, इन सब विषयों को लेकर जब जनता के बीच गया तो स्वाभाविक था कि जनता का आशीर्वाद भी मिलना था। मुझे लगता है कि आज भी कई सारी ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र में जहां हम जीत सकते थे, बहुत कम मार्जिन से हम रह गए, किधर 5000 वोट, किधर 2000 वोट, किधर 6000 वोट। लोकसभा में कोई बहुत बड़ी मार्जिन नहीं होती है। और मैं तो देखता हूँ, मैं जब भी मुंबई महाराष्ट्र में जाता हूँ या देश में अलग अलग जगह पे जाता हूँ, आज लोगों के दिल में एक थोड़ी सी ठेस पहुँची है कि हमने मोदी जी के साथ अन्याय किया। जितना काम किया, जितना दिन रात 24 घंटे एक कर उन्होंने देश को समर्पित करके अपना पूरा जीवन देश और देशवासियों के लिए बिताया। मुझे लगता है कि जब भी मैं आज किधर जाता हूँ, लोगों में ये भावना तो जरूर है कि थोड़ा और मेहनत करते, थोड़ा और हम बाहर निकल के वोट डालते, जो लोग रह गए, थोड़ी और संवेदना के साथ चिंता करते देश की, तो शायद एक चित्र अलग होता। और आज हरियाणा के चुनाव जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है वो साफ नजर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के काम के ऊपर फिर एक बार
जनता ने अपना मोहर लगाया। आपको लगता है बीजेपी के वोटर ने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया था 400 पार, और वो शायद एक फैक्टर था इस बार, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आपको 23 से 9 सीटें तक आप सिमट गए, तो ये देखिए, टेकन फॉर चुनाव में अलग अलग ग्रांटेड फैक्टर्स होते हैं। जैसा मैंने कहा, हम 11 सीटों पे ऐसे मार्जिन से हारे हैं, 2-2.5% वोट इधर उधर हो जाते तो हम जीत जाते 11 सीटें। सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी और मेहनत करते हैं हम सब, और उसमें मैं अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को हम जनता तक थोड़ा और ज़्यादा उत्साह के साथ लेके जाते, थोड़ा और ज़्यादा जनता में भी ये भावना होती कि हमने वोट डालने जाना है। मुझे विश्वास है अगर वोट डालने निकलते तो मोदी जी को ही वोट करते, लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो संगठित नहीं है। विपक्ष ने अपने जो वोट बैंक की अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति थी, उसको बहुत आगे बढ़ाया, और कुछ पार्टियों ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए। अब वो बाटा उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो हर बार बात करती थी कि राष्ट्रवादी ताकतों के साथ वो रहेंगी, उन्होंने तो पूरी तरीके से घुटने टेक दिए और ऐसी पार्टियों के साथ मिल गए जो देशभक्ति से बहुत दूर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जनता में वो जागरूकता आ गई है, अब जनता चूक नहीं करेगी, गलती नहीं करेगी। अब पूरा फोकस जो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पर है। बहुत बड़ा राज्य है, मगर पिछले लोकसभा चुनाव में 48 में से सिर्फ 17 सीटें आपको मिली, और आपके हर जो महायुति के जितने अलायंस थे उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। आपका प्रेडिक्शन क्या है? क्या हरियाणा का एक इम्पैक्ट होगा, हरियाणा की जीत का एक इम्पैक्ट होगा? मुझे लगता क्या है कुछ और हो रहा है? आपके दूसरे स्कीम्स काम करेंगे? आपकी प्रेडिक्शन क्या है महाराष्ट्र को लेकर? कई मित्र कई बार, और पत्रकार मित्र भी, शायद भारत के भी, रिपब्लिक के भी जर्नलिस्ट मुझे मिले हैं पिछले 2-3 महीने में। मेरा कंसिस्टेंट मानना रहा है कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, आगे चल के दिल्ली बिहार के चुनाव आने वाले हैं, इन सब में आप देखेंगे प्रभाव हमारी सरकार, केंद्र सरकार के अलग अलग कामों का, आप मोदी जी के नेतृत्व का प्रभाव इसमें देखेंगे। आपको एहसास होगा कि बहुत बड़ा वर्ग है जो ज़्यादा उत्साह के साथ बाहर आएगा, वोट करेगा, क्योंकि उन्हें सबको आज लगता है कि अच्छी डबल इंजन की सरकार हो, ऐसी सरकार जो केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को विकसित भारत बनाने के लिए काम करे। ऐसी सरकारें जैसे दिल्ली की सरकार है या झारखंड की सरकार है। आपने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के हर विकास के लिए जो कार्य रहता है, विकसित देश बनाने के लिए जो अलग अलग योजनाएं रहती हैं, उस सब में रोड़े अड़ंगे डालने का ही काम करते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो। जब उद्धव ठाकरे जी ने 2-2.5 साल के लिए महाराष्ट्र की कमान संभाली, आपने देखा कोविड में कितना बुरा हाल था महाराष्ट्र का। लोगों ने देखा कैसे महाराष्ट्र में विकास मानो ठप हो गया था उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। और सिर्फ कोविड के लिए नहीं, आखिर 2019 से कोविड आने के पहले और कोविड के बाद भी उनकी सरकार रही। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ठप थे। बुलेट ट्रेन हो, मुंबई की कोस्टल रोड हो, मुंबई की मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हो, महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेसवे को बढ़ाने की बात हो, महाराष्ट्र में गरीबों तक, मिडिल क्लास तक सुख सुविधाएं पहुंचाने की बात हो। एक प्रकार से पूरी फेल्ड सरकार उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और कांग्रेस के नेता नाना पाटोले वगैरह ने चलाई, जिसको मद्देनजर रखते हुए मेरा पूरा विश्वास है महाराष्ट्र के लोग, झारखंड के लोग, मतदाता फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और अजीत पवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस, साथ में आठवले जी, जानकर जी, हम सब जो मिलके लोगों के बीच ठोस अच्छे कामों के बलबूते पे और एक विचारधारा के बलबूते पे जब जाएंगे तो फिर एक बार बड़ी भारी बहुमत से महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस,
जानकर जी और आठवले जी की सरकार आई। तो आप कह रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी की लहर वापस आ रही है, मगर इसके साथ एक बहुत गंभीर मुद्दा है पीयूष जी, जो भारतीय राजनीति की मुख्य धारा की पार्टी ने कभी इस तरह के विचार व्यक्त नहीं किए जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई महीनों में किए हैं। ये कह रहे हैं कि पूरी सिस्टम जो है, हमारी इलेक्टोरल सिस्टम जो है, नहीं, इस पर देखिए, इस पर एक बहस होनी चाहिए, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं किया जाता। जब मुख्य धारा की एक, आप कहें जितनी भी हो, आपकी मेन ऑपोजिशन पार्टी तो है, और वो कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम मैनिपुलेट किया गया है, पूरी इलेक्टोरल सिस्टम फ्रॉड है, कोई ईवीएम ठीक से नहीं चलता है, ईवीएम का स्कैम है। और जैसे मैं अंग्रेजी में कहता हूं, जयराम रमेश की जो कमेंट है, इन हरियाणा इट इज अ विक्ट्री ऑफ मैनिपुलेशन सबवर्टिंग द विल ऑफ द पीपल, यानी कि आपने मैनिपुलेट करके, और इट इज अ डिफीट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देखिए, ये कह सकते हैं कि ये कहना नहीं चाहिए, मगर ये बातें बाहर जाती हैं, ये बातें किसी न किसी को प्रभावित करती हैं। यही चीजें कोई रील बना के, ट्वीट करके फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। यही चीजें ये यूट्यूबर जो है ध्रुव राठी जैसे, उसको ट्वीट बना के उसको वायरल करेंगे। इनऑर्गेनिक सिस्टम से यंग लोगों को एक तरह से प्रभावित किया जाएगा कि पूरा सिस्टम मैनिपुलेट किया गया है। मुझे नहीं लगता कि आज के डिजिटल के ज़माने में इन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, और शायद इनको कन्फ्रंट करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस पर आपकी क्या विचार है? क्या आप इलेक्शन जीतते जाएंगे और कोई कहता जाएगा? और इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सॉरी मैं 10 सेकेंड और लूँगा। बांग्लादेश में क्या हुआ पीयूष जी? शेख हसीना जीती, मगर एक कैंपेन किया गया कि वहाँ पे इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया, उससे यंग लोग प्रभावित हुए, झूठ फैलाया गया। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका का हाथ भी था उसमें। तो ये सारी चीज़ों को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप इसको कैसे देखते हैं? खतरा मानते हैं क्या इसको? अर्नब जी, भारत की जनता बड़ी समझदार है। भारत के लोग अच्छी तरीके से भली भांति समझते हैं कि देश में जो चुनाव की प्रणाली है वो शायद विश्व की सबसे अच्छी, टिकाऊ, ईमानदार और सरल पूरी प्रक्रिया देश में चुनाव की चलती है। हमारे चुनाव के जितने अधिकारी हैं देश भर में, जो सरकारी कर्मचारी, हमारे टीचर्स, बीडीओज, बीएलएज सब सेवा करते हैं। जितने पुलिस के कर्मचारी, सेंट्रल आर्म फोर्सेस देश भर में शांति बनाए रखते हैं चुनाव के दिनों में, जिसमें कोई गलत घटना नहीं होती। लोग ईमानदारी से जाके एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अपना मत दर्ज करते हैं, उसी के साथ साथ वीवीपैट से मत वेरीफाई होता है रैंडम बेसिस पे। ये जो पूरी प्रणाली है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिसमें कोई कभी भूल चूक के आरोप भी लगाए तो कोई सवाल उठे। कोई एक मशीन दूसरे मशीन से कनेक्टेड नहीं है। लाखों मशीन देश भर में, लाखों मशीन अलग अलग अनकनेक्टेड चलती हैं। एक ही चुनाव में अलग अलग पार्टियां जीतती हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जी जीते, हरियाणा में बीजेपी जीती। मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़ी समझदार है, पर अब कुछ लोग बालक बुद्धि के, जिनके गुरु भी ऐसे हो जिनको समझ नहीं हो। आप इमेजिन करिए एक स्कूल में गुरु भी बेसमझ हो और शिष्य को भी समझ ना हो, तो क्या हालत होगी उस स्कूल के निकले हुए विद्यार्थियों की। और जो पार्टी स्वयं देश को इमरजेंसी में डाल दे, आखिर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, जब उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गद्दी छोड़ने का आदेश कोर्ट द्वारा आया फॉर इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, गलत कारनामे करने के लिए चुनाव में, तो उन्होंने उस चुनावी फैसले का सम्मान नहीं किया, पूरे देश को इमरजेंसी में छोड़ दिया, पूरे देश से लोकतांत्रिक प्रणाली को समाप्त कर दिया, पूरे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म कर दी। आप ऐसे रिपब्लिक समिट नहीं कर सकते थे उस समय।
1975, जून 1975। तो ऐसी पार्टी जो एक हार स्वीकार नहीं कर सकती, ऐसी पार्टी जो 543 में से 99 सीट जीत के सोचती है जैसे उन्होंने सरकार बना ली और जनता ने उनको जिता दिया, ऐसी पार्टी जब इस प्रकार के ओछे बयान करती है तो मैं समझता हूँ हर देशवासी के ऊपर भी चोट पहुंचाती है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व में भारत का सम्मान और सम्मान गिरवाती है। ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, उनको टॉलरेट नहीं करेगी और मुंह तोड़ जवाब जनता ही उनको देगी। और आप देखिए कल की घटनाएं, कल और परसों की, हमारे चुनाव अधिकारी कितने संवेदनशील हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है देश के, उन्होंने कहा ग्लेशियर पे जाके चेक करा के व्यवस्थाएं वगैरह कैसी हैं। मुझे याद है एक बार कई वर्ष पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर 40 किलोमीटर चल के गए थे चेक करने के मेरे जो अधिकारी जाते हैं पोलिंग डे पे, उनकी सुख सुविधाओं का भी हमें देखना चाहिए। खुद गए 40 किलोमीटर, फिर नए आइडियाज आए टेबल पे। और एक ज़माने में जहाँ पोलिंग डे के 3 दिन पहले पोलिंग अधिकारियों को जाना पड़ता था वोट डलवाने के लिए, उन्होंने उसको इंटेलिजेंटली रीमैप किया और आज वो P-3 जैसे पोलिंग डे के 3 दिन पहले जाने पड़ते थे, वो आज पूरे देश में समाप्त किया। कैसे? खुद अधिकारियों ने जाके स्वयं वेरीफाई किया इसका बेटर रास्ता। और जब उनको हेलीकॉप्टर बैड वेदर की वजह से चल नहीं पाया तो उनको 18 घंटे -10 डिग्री में एक डिजर्टेड घर में रहना पड़े और फिर भी उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की और उनका उत्साह नहीं गिरा। ऐसे तो हमारे अधिकारी हैं, बैकपैक पे लेके जाते हैं वोटिंग मशीन जंगलों के अंदर। देखिए पीयूष जी, एक थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा डिफरेंट है इस पे, कि शंका की पॉलिटिक्स को आप काउंटर नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। आपको लग रहा है कि आपके काम, आपने जो विकास आप जो लाए हैं, जिस तरह से आपने इलेक्शन कमीशन की बात कही, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाएगा, ज़्यादातर लोग करेंगे। मगर अभी नया ट्रेंड है, शंका की पॉलिटिक्स को डिजिटल में सबके सामने ले जाइए और उसके साथ कहिए कि इस देश में सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु होगा, वो है जाति जाति जाति। पूरे भारत के पॉलिटिक्स, समाज और राजनीति को एक केंद्र बिंदु में समेट लिया जाएगा, वो है कास्ट, कास्ट और कास्ट। 2 सवाल हैं, क्या आप गलती कर रहे हैं कि आप शंका की पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स ऑफ डाउट, पॉलिटिक्स ऑफ फॉल्सहुड को एग्रेसिवली काउंटर नहीं कर रहे? पहला सवाल। दूसरा, क्या आपको लगता है कि जो 1990, 1995 या 1989 की जो कास्ट पॉलिटिक्स थी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं कास्ट का लीडर हूं, और वो रेलवे में जाके कह रहे हैं, रेलवे वर्कर्स को कह रहे हैं आप महादलित हो। हमारी जो रेलवेज है, जो देश को यूनाइट करती है, वो जाके कह रहे हैं कि रेलवेज को भी आप जाति के आधार पे तोड़ दीजिए। तो आप हमेशा कहते हैं, और जितने बड़े मंत्री आते हैं ऐसे मंचों पे कहते हैं देखिए हम ये काम कर रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, हमारी इकोनॉमी आगे जा रही है, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले। क्या आपको लगता है कि ये जो शंका की राजनीति, पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, इसको ज्यादा एग्रेसिवली काउंटर करने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं स्वागत करता हूं आपके सुझाव का और बहुत अच्छी बात कही है आपने। इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति, सब प्रकार के समाज को बांटने की राजनीति, हम सबको, मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की सोच को हम बढ़ावा ना दें। और मैं तो आपके सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ये हम सब लोगों को मिलकर इस देश को संगठित बनाने, 5 प्रण में प्रधानमंत्री जी ने देश की एकता और एकजुटता की बात भी की थी। अगर आप याद करें 15 अगस्त 2022 को जो 5 प्रण दिए थे, विकसित भारत का संकल्प लिया था, वो तभी संभव है जब हम देश को एक कड़ी में जोड़ें, देश को एक माला में पिरोएं। मगर बात, सॉरी टू इंटरप्ट पीयूष जी,
मैं नहीं जानता, हम तो टीवी पे बोलते हैं, कभी आज लाइव ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है और डर भी है, क्योंकि कई लोग हैं झूठ को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी राहुल गांधी ने इलेक्शन के पहले लोगों को कहा कि आपको पता है कि भारतीय सेना में अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप माइनॉरिटी से हैं, आप अगर इस जाति से हैं, पिछड़ी जाति से हैं, तो आप अफसर, बड़े अफसर नहीं बन पाएंगे। ये कितनी बड़ी झूठ है, कितनी बड़ी झूठ है। और मुझे नहीं लगता पीयूष जी इन चीजों को अनदेखा किया जा सकता है। कई सैनिक हमारे साथ हैं, कई फौजी दोस्त हमारे साथ हैं। आप तो स्वयं सैनिक परिवार मैं से। सैनिक परिवार से हूँ, मेरी दीदी एयरफोर्स में है, मेरे पिताजी आर्मी में थे। हमें डर नहीं, चिंता होती है इस देश के बारे में। आपकी चिंता एकदम स्वाभाविक है, लाजमी है। मुझे लगता है हम भी और इसमें आगे कदम उठाएंगे, हम भी मेहनत करेंगे कि ये विषय लोगों तक ज़्यादा जाए। जात पात में देश को नहीं बांटना है, धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटना है, भाषा के आधार पर देश को नहीं बांटना है। इस प्रकार की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति है, ये हम बहुत तीव्रता से, जिम्मेदारी के साथ इसका मुकाबला करेंगे। जनता भी, मुझे पूरा विश्वास है, इसमें हमारे साथ है। युवा युवती खास तौर पे, आखिर आज हम स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन देखता है किसकी जात क्या है, कौन देखता है किसका धर्म क्या है। हमारे अग्रिम मित्रों में से हर जात के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। हमारी राजनीति में आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि 80 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में अनाज जाता है तो कभी किसको पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है या आपकी भाषा क्या है। 55 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, क्या कभी किसी की जात पूछी गई है? क्या 120 मिलियन, 12 करोड़ शौचालय बने या 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा, ग्रामीण घरों में पिछले 10 वर्षों में 12 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचे। देखिए कितनी बड़ी सुविधा हमारी माता बहनों के लिए हुई है। कभी हमने किसी का धर्म, जात, भाषा, प्रांत ये नहीं देखा। जिसको जरूरत है उसको पूरा करना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी सैचुरेशन बोलते हैं कि हर व्यक्ति को पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब उन्होंने कहा बिजली हर गांव तक पहुंचे, तो ये नहीं कहा एक गांव को पहुंचे अगर इस धर्म के लोग हैं, दूसरे गांव को ना पहुंचे दूसरे धर्म के। जब हर घर तक सौभाग्य योजना से बिजली पहुंची, तब ये नहीं देखा गया किस धर्म का व्यक्ति है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जी। मुरादाबाद के हमारे माननीय सांसद अब नहीं रहे, वो 2014 से 17 जब मैं बिजली मंत्री था देश का, तो मेरे पास आए थे कि मुरादाबाद में बिजली का कनेक्शन देते हुए उस समय की वर्तमान समाजवादी सरकार, अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार थी। उस समय की सरकार 4 घर को बिजली देती थी, फिर 4 घर को नहीं देती थी, फिर 2 घर को देती थी, फिर 6 घर को नहीं देती थी। और इस प्रकार के कारनामे गांव में चल रहे थे, मुरादाबाद शहर में चल रहे। मैं ईमानदारी से मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा भाई साहब ये हो ही नहीं सकता, भारत में ऐसा संभव नहीं है, लोग तो उत्तेजित होके आंदोलन कर देंगे। बोले मेरे शहर में हो रहा है, मैं अधिकारियों से लड़ रहा हूं, वो कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। राज्य सरकार, समाजवादी सरकार का आदेश था। मैंने एक जांच के लिए आदेश दिया और उस इलेक्ट्रिसिटी तो लोकल स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे लिखित भेज दिया कि नहीं ये गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मेरे पास पावर नहीं थे, मैंने स्वीकार किया राज्य सरकार का रिपोर्ट। आखिर कोई सरकारी अधिकारी साइन करके भेजे राज्य से, हमें उसकी इज्जत करनी पड़ती। तो माननीय सांसद जी प्रधानमंत्री जी के पास गए और उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई मैंने बार बार ये बात उजागर की, हाउस में उजागर की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि इस पे विशेष हम देखें। तब मैंने दिल्ली से, केंद्र से एक टीम भेजी मुरादाबाद, और वो रिपोर्ट आज भी बिजली मंत्रालय के फाइलों में। और मैं हैरान हो गया कि सही निकली। समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रकार की तुष्टीकरण विकास के कार्य में भी ला रही थी कि अगर कोई एक जात का या एक धर्म का होगा तो ही उनके घर में बिजली मिलेगी, बाकी घरों में वो कहते हैं कि बहराइच में जो एनकाउंटर हुई कल, वो इसीलिए हुई, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कह रही है कि
वो युवा था और जिनको मारा हिंदू था लड़का, और उसको जिसने मारा उन पर गोली चली, एनकाउंटर हुआ। वो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी कर रही है कि जिन्होंने मारा उनको टारगेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार, अर्नब जी माफ करिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कोई सरकार ने वो कह रहे कभी इस प्रकार से ओछी हरकत बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय पे चलती है। आप तो मुंबई में रहते हो, रहते थे जब तक उद्धव सरकार ने आपको वहां से तड़ी पार कर दिया कुछ मात्रा में। उद्धव के लिए तो मैं ज्यादा केयर नहीं करता, आप जानते हैं। पर हमको तड़ी पार करने वाला आदमी अभी तक नहीं है राजनीति में। नहीं, एक आपको कह दूं, कोई जर्नलिस्ट को तड़ी पार करने वाला आदमी, मैं तो अपने बारे में, रिपब्लिक को तो कोई तड़ी पार कभी कर नहीं सकता है। मैं आपको बधाई देता हूं। आप सब इस देश की विकास यात्रा के लिए लड़ते हैं, इस देश को एकजुट बनाने के लिए लड़ते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। पर आप और आपकी मेरी उम्र लगभग एक है, आप थोड़े छोटे होंगे मेरे से। आप याद करिए जी, जब राइट्स हुए थे मुंबई में शरद पवार जी के नेतृत्व में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उस राइट्स में क्यों एक ही समुदाय के लोगों के नाम आए थे? तब तो उनकी सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी जी। आप याद करिए कि मालेगांव, भिवंडी, मालवानी मेरे क्षेत्र में है, इसमें बार बार क्यों राइट्स होते हैं? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये क्या भारतीय जनता पार्टी करवाती थी जी? ये राइट्स क्यों होते थे, कौन करवाता था जी? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस हो, शरद पवार जी हो, चाहे आज के इस नए अवतार में उद्धव ठाकरे जी हो, जो गोद में जाके बैठ गए शरद पवार और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति में स्वयं ही उलझ गए। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का मतलब नहीं है, उद्धव ठाकरे कहते हैं। वो कहते हैं जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं सब मेरे पे विश्वास करते हैं, ये नया हिंदुत्व है। नहीं, पर हमने कब कहा कि मुस्लिम भाई हिंदुत्व के साथ नहीं जुड़ते हैं? हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व कोई आपको अपने धर्म से अलग नहीं करता है, सबको सम्मानित करता है कि अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से आप अपना काम करिए, अपना जीवन बिताइए। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं हर रिलीजन की, हम कभी जात पात में बांटना नहीं चाहते देश को। और मैं समझता हूं कि यही प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत है कि उन्होंने कभी भेदभाव की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया, कभी तुष्टीकरण को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने देश को एकजुट करने का काम किया है और यही इस देश को विकसित भारत बनाएगी। अगर ये ताकत है और तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, दो तीन सवाल ये है कि आप थोड़े से बैकफुट पर हैं जून 4 के नतीजों के बाद, और आपने अभी तुष्टीकरण की बात की, अपीसमेंट, इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने वक्फ बोर्ड के बिल को, आप लोग कहते हैं अगर पहले की बीजेपी सरकार होती वक्फ बोर्ड के बिल को पास करा लेती दोनों घरों में। नहीं, अभी कोई भी किसी भी जगह में, भारत के किसी इलाके में, किसी के घर को, किसी के कॉलोनी को, कल केरल की एक स्टोरी थी कि 30,000 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने आके कह दिया हमारी जमीन है। वहां पे हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, उनको बोला जा रहा है आप निकलो इधर से। वो कहां जाएंगे? एक तरह से वक्फ की टेरर हो गई है। आजकल जो वक्फ बोर्ड पुराना कांग्रेस के समय से चले आ रहे हैं, उसमें तो कल वो कहे ये अशोका होटल भी वक्फ नहीं, उन्होंने कहा, या आपका जो नया सेंटर बना है नोएडा में रिपब्लिक का, वो कहेंगे, क्लेम कर दे कि वो वक्फ प्रॉपर्टी कहेंगे, तो आप तो उलझ जाओगे, दिन रात कोर्टों के चक्कर बदरुद्दीन, अब मुझे तो आदत है कोर्ट के चक्कर करने की, उसमें हमें काफी एक्सपीरियंस है पीयूष जी। मगर ये है कि परसों बदरुद्दीन अजमल है, जमीयत उलेमा हिंद के असम के अध्यक्ष है, AIUDF के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जो भारत का जो संसद है, पूरा पार्लियामेंट का एरिया, वसंत विहार से लेके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक पूरी हमारी जमीन है, हमारा कब्जा होना चाहिए। अब ये सवाल है मोदी सरकार के बहुत बड़े वरिष्ठ मंत्री से कि ये टेरर कैसे बंद होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं आपकी पूरी मेजॉरिटी की सरकार नहीं है। देखिए, तो आप कैसे ऐसे सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे? अब जब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार आपके साथ है, क्या उनकी सहमति की जरूरत है? सबने इसका ठोस समर्थन दिया है। और मैं पहले आपकी एक थोड़ी गलत सूचना को सुधार दूं, जिससे जनता को भी
गलतफहमी ना हो। ये जो सोच है कि पहले की मोदी सरकार होती तो वक्फ बोर्ड को सिर्फ रैम थ्रू कर देती, पार्लियामेंट में पास करती, ये गलत है। आप देखिए, हमने भारतीय न्याय संहिता समेत ऐसे 3 कानून जब क्रिमिनल लॉज को चेंज किया तो आखिर वो पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी में गया, उस पर विस्तार से चर्चा हुई देश भर में, उसी के बाद पास किया जी। तब तो हमारे 303 एमपी थे, एनडीए के 2/3 मेजॉरिटी थी। क्या हमने कोई भी ऐसा कानून पारित किया जी, जिसको हमने रैम थ्रू किया? ऐसा नहीं है। आपने थोड़े बैकफुट पे आपने 2-3 मैं आपको बताऊं, जन विश्वास बिल हम लाए थे जिससे डिक्रिमिनलाइज किया गया 43 कानून को, 43 लॉज में जी 183 प्रावधान, जिसमें छोटी छोटी गलतियों के लिए आम आदमी को परेशान करने का ताकत थी अफसरों को, और कोर्ट कचहरी की मुसीबत, जेल का डर दिखा के गलत काम करने की संभावना थी। हमने जब उसको पार्लियामेंट में पेश किया, साथ ही पेश करते वक्त ही इसको हमने सिलेक्ट कमेटी में डाला, उसने विस्तार से उस पर चर्चा की देश भर में। वक्त भी आजकल देश भर में चर्चा कर रहे हैं, पब्लिक फीडबैक ले रहे हैं। तो ऐसे जो भी गंभीर कानून आते हैं उसको हम चाहते हैं कि उसमें विचार विमर्श हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 8 साल तक, 2014 से 20-21 तक, करीब 6-7 साल तक इस पे विचार विमर्श हुआ देश भर में। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई। तो हम तो बड़ी इंक्लूसिव गवर्नमेंट, लोगों को साथ लेके चलना चाहते जी। पर अगर पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्लियामेंट चलने ही नहीं दे, दिनों दिन महीनों तक पार्लियामेंट डिस्टर्ब करे, चलने नहीं दे, तो स्वाभाविक है कि कुछ कानून हमने फिर पास करने पड़े उनके बगैर। लेकिन जब पार्लियामेंट व्यवस्थित चली है तो हमारी कोशिश यही रही है कि स्टैंडिंग कमेटी हो, सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से जनता के साथ विचार विमर्श करके करना चाहूंगा कि ये राहुल गांधी की बालक बुद्धि हो या उनका बचपना हो, या बालक बुद्धि और बचपने की किसी तरह से एक विचित्र कॉम्बिनेशन हो, मगर जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार पर मेरा मानसिक कब्जा हो चुका है। नहीं, उन्होंने कहा कि एक तरह से साइकोलॉजिकल होल्ड मैंने कर दिया है सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और ये नैरेटिव बनी है। अभी हरियाणा चुनाव के बाद बदल रही है, मगर नैरेटिव तो 3 महीने बनी थी ना। पता नहीं, ये कुछ राहुल गांधी जी टोटके उठके करते होंगे जो उनको लगता है कि उन्होंने मानसिक, आप उनको सीरियसली नहीं लेते। हमारी सरकार ने तो जो 100 दिन में काम किया, हम सब ने जनता के में आएगी। 2024 के चुनाव के बाद तीसरी टर्म में जो मोदी जी ने वादा किया था, 3 गुना ज्यादा काम, 3 गुना ज्यादा तेजी के साथ काम, 3 गुना ज्यादा उत्साह के साथ और 3 गुना ज्यादा परिश्रम करके हम 3 गुना ज्यादा परिणाम देश की विकास यात्रा में यू टर्न्स जो हो रहे हैं, यही काम हमने 2024 जैसे कि यूपीएससी में भर्ती में लैटरल एंट्री की बात हुई थी। मेरी बात सुनिए, जरूर लैटरल एंट्री की बात हुई थी, एडवर्टाइजमेंट भी हो गई। लैटरल एंट्री की जरूरत है किसी भी देश को, 1 मिनट, टैलेंट की जरूरत है। एक आर्टिकल आ गई, ऑपोजिशन से रिएक्शन आ गए, और अब मैं 3 उदाहरण देके अपनी बात खत्म। नहीं, इसको तो मैं दुरुस्त कर दूं, लोगों को गलतफहमी ना हो। 45 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी। 2019 में होम मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर था कि लैटरल एंट्री का हम स्वागत करते हैं, और जब लैटरल एंट्री होगी तो जो नॉर्मल एंट्री रूल्स में, जो नॉर्मल भर्ती में जो प्रावधान है उसको सम्मानित करते हुए लैटरल एंट्री की जाएगी। वो उसमें थोड़ी चूक रह गई थी, इसलिए उसको विड्रॉ करके, तो आपने डायरेक्टर दुरुस्त करके उसको फिर लाया जाएगा। मगर डायरेक्टर, कोई पहाड़ नहीं टूट गया अगर 45 लोगों की भर्ती में थोड़ा विलंब हुआ। नहीं, मगर कांग्रेस कह रही हमारी बड़ी जीत है, ऑपोजिशन कह रही कि हमने तो बस एक स्टेटमेंट दे दिया कि बिना आरक्षण के आपने लैटरल एंट्री की बात कैसे सोची, और मोदी सरकार ने इस पर यू टर्न कर दी। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पर हमने 2 बातें कह दी, और जो ये बहुत बज़ बनी थी अगस्त के 5 तारीख को कि वक्फ बिल लाया जाएगा, बिग बोल्ड रिफॉर्म होगा, तो फिर ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए हम इस पर हमने प्रतिक्रिया दे दी और ये जेपीसी चली गई। तीसरा, वो कह रहे बजट के बाद
बजट के बाद जो कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर है, आप अच्छी तरह से इसको जानते हैं, उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव किया गया था। इन सब चीज़ों पर मिडिल क्लास से बहुत रिएक्शन आए थे, मगर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ गया था, उस पर भी वो कह रहे हैं कि वापस चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त और हरियाणा चुनाव से पहले अगस्त सितंबर में कई सारे आर्टिकल्स लिखे गए, विश्लेषण हुआ कि मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग यू टर्न अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर आप जरा, लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल प्रेशर में आजकल काम हो रहा है। पीयूष जी, थोड़ी विस्तृत तौर से, थोड़ी ओपनली इस पर अगर आप। पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है, और मैं तो चाहूँगा आपको भी कि अगर ऐसा कोई नैरेटिव मीडिया बनाने की कोशिश करे या विपक्ष के कोई नेता बनाने की कोशिश करे, उसमें आप उस झांसे में मत आइए। हम तो देखते भी नहीं, हमें उस इम्पैक्ट भी नहीं होता है हमारे काम करने के ढंग में, हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में और निर्णय लेने के साहस में। रत्ती भर भी इस प्रकार के नैरेटिव से किसी भी मीडिया में हो, किसी भी विपक्ष के नेता से हो, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। मैंने आपको लैटरल एंट्री का तो बताया ही कि वो 45 एंट्री लोगों को लेना था। 2019 का हमारी सरकार का एक सर्कुलर था, पूरी तरीके से उसको इस लैटरल एंट्री के नोटिस में ध्यान में नहीं रखा गया था, उसको दुरुस्त कर दिया जाए। वक्फ का भी मैंने आपको बताया, कई कानून जब पार्लियामेंट व्यवस्थित चलती है तो हमारी इच्छा यही रहती है कि उसमें विचार विमर्श, और इतने बड़े कानून, क्रिमिनल लॉज को भी ऐसे ही किया, जन विश्वास बिल को भी ऐसे ही किया, लेबर लॉज में भी ऐसे ही विस्तार से देश भर में चर्चा हुई। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरा इसकी गहराई में जब जाएंगे तो आप ही का रिसर्च डिपार्टमेंट बताएगा कि अगर जब वक्फ का कानून हमने इंट्रोड्यूस किया, अगर हमारी इच्छा नहीं होती उसको जेपीसी में लेके जाने के लिए, हमारी संख्या भी पर्याप्त थी, हम पास भी कर सकते थे उसी दिन पार्लियामेंट में। और अगर वक्फ बोर्ड को जेपीसी नहीं बनानी थी तो किरण रिजिजू के पास सभी कागजात और स्पीकर साहब के साथ पास पहले से जानकारी कैसे थी कि ये पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जेपीसी में जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि समझने वाले लोगों को सब समझ है, जो ना समझ है उनका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जनता को पता है कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे। और तीसरी भी आपने एक बात रेज की थी, कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स, मैं तो समझता हूँ ये हमारा बड़प्पन है इस सरकार का। ये मोदी जी के एक काम करने का ढंग ही ये है कि दिस इज अ लिसनिंग गवर्नमेंट। हम हर एक विचार को सुनते हैं, उसके हिसाब से अगर कभी कुछ चीज दुरुस्त करनी पड़े तो अड़ के नहीं बैठ जाते हैं। कोई हम प्रेस्टीज इशू नहीं बनाते, हम कांग्रेस की तरह गलती करके सीना चोरी नहीं करते। अगर हमें लगता है कि कोई अच्छा विचार आता है और उसको हम सुधार कर सकते हैं तो वी आर अ लिसनिंग गवर्नमेंट। और आप जैसे पत्रकार, हमारे देश की जनता, हमारे विशेषज्ञ, हमारे आर्थिक विशेषज्ञ, हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, हमारी मिडिल क्लास, हर आवाज को प्रधानमंत्री मोदी जी सुनते हैं। ये उनका बड़प्पन भी है, ये उनकी विशेषता भी है, और मैं समझता हूँ यही बात देश की जनता को आकर्षित करती है मोदी जी के प्रति। जितने लोग इसको देख रहे हैं, कितना एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि पहले आप कहते थे रेवड़ी पॉलिटिक्स कभी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं देना चाहिए, सब्सिडीज होनी चाहिए मगर कम। अभी महाराष्ट्र चुनाव में आपने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 1500 रुपये आप दे रहे हैं 21 और 60 साल की उम्र के जितने एलिजिबल औरतें हैं उनको। 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं एग्रीकल्चर के पंप को चलाने के लिए, और कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं। आप कहे फ्रीबीज हैं, आप तो फ्रीबीज के खिलाफ थे। आप तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की क्रिटिसिज्म करते थे। आपने तो कर्नाटक में भी नहीं की थी, आपने कहा था हमारे काम को देखिए। अभी पॉलिटिक्स अगर बदली है, या क्या ये पॉलिटिकल रियलिज्म है आपकी कि आप आज की परिस्थिति को देखते, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए क्या आप मान रहे हैं कि जो गैप है हमारे पॉपुलेशन में, गरीब और अमीर के बीच में, इनको ब्रिज करने के लिए जिस चीज़ों को आप रेवड़ी कह रहे थे वो आपकी ओर से भी किया जाना चाहिए इस गैप को ब्रिज करने के लिए? अर्नब जी, सबसे पहले तो मैं आपका भ्रम
निकाल दूं कि ये सरकार की सोच 2014 से 24 और उसके बाद में कोई फर्क था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीवन भर हमारी माता, हमारे बहनें, हमारी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सेवा की है देश की। आपको ध्यान होगा, चाहे वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसके पहले भी एक समाज सेवा करने वाले व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, बड़े अभिन्न अंग थे, आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, पार्टी की काम किए। थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने बेटियों को पढ़ाने को एक प्राथमिकता दी, उसके प्रति रुचि रखी। यहाँ तक कि आज भी जो भी उनको गिफ्ट या मोमेंटो या आपके कार्यक्रम में आते हैं, आप कुछ शॉल पहनाते हैं, कुछ उनको भेंट देते हैं, वो सब संकलित करके ऑक्शन किए जाते हैं। हर वर्ष ऑक्शन किया जाता है और उससे जो पैसा, जो राशि कलेक्ट होती है, वो या तो हमारी बच्चियों को, गरीब बेटियों को पढ़ाने लिखाने में लगते हैं, या देश की नदियों को साफ करने में, जो ऑपरेशन गंगा या गंगा प्लान था और अब उसको बढ़ा के देश की सभी नदियों में लेके गया है, सरकार ने एक काम शुरू किया है। ये कामों में वो उस पैसे को लगाते थे। पहले से उनकी सोच हमारी माता, बहनें, बहुएं, बेटियों को सशक्त बनाने की रही है। आप 2014 के बाद देखिए, हर घर बिजली पहुंचे, उसमें हमारी माता, बहनें, बेटियों को और ताकत मिलती। लड़के तो फिर भी किधर जाके, मेरे खुद के पिताजी स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके पड़े हैं अम्बाला में, लेकिन बेटियों के लिए मुश्किल होता था। उनको सशक्त बनाने के लिए हर घर बिजली पहुंचे, हर घर पानी पहुंचे, नल से जल। ये किसके लिए कार्यक्रम किया गया? भेदभाव होता है क्या? बहनों के लिए किया गया। भेदभाव आप करते हैं? वो कहते हैं हर महिला को, एक मिनट भाई साहब, हर महिला को रोज 400 सिगरेट का धुआं फेफड़ों में ना लेना पड़े, उनकी सेहत अच्छी हो, उसके लिए हर घर तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचे, उज्ज्वला लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ शौचालय बनाए। स्वाभाविक है सबको उसका लाभ हुआ, लेकिन उनके मन में चिंता थी, कितना हीन भावना आती होगी, कितनी बेइज्जती होती है हमारी बहनों की, माताओं की, बेटियों की, बहुओं की, कि उनको शौचालय तक सुविधा घर पे नहीं मिली। दिन में कभी जाना पड़े शौच, कितनी तकलीफ होती थी। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए खर्च के 12 करोड़ शौचालय बनाए, क्या वो रेवड़ी मानी जाएगी? मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और एनडीए भाजपा की हर राज्य सरकार माता बहनों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और उसी भावना के साथ ये जो महाराष्ट्र में हमने 1500 रुपए प्रति माह हमारी माता बहनों को दिया है, उनको सशक्त बनाने के लिए बिना भेदभाव दिए हर धर्म की, हर जाति की बहन को दिया है। ये उनको एक प्रकार से जी अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, दुख सुख में एक मानधन के रूप में जी जो सेवाएं वो हमारे घरों में करती हैं, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, सभी को मिले, इस प्रकार की योजना एकनाथ शिंदे सरकार, फडणवीस और अजीत पवार सरकार ने जो लागू किया, मैं उनको दाद देता हूं। शिवराज जी ने ये योजना चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में लाई थी, उसका अच्छा प्रभाव देखते हुए ये योजना को हमने महाराष्ट्र में लागू किया है। मैं धन्यवाद करता हूं शिंदे जी, फडणवीस जी और अजीत पवार जी का कि इन्होंने इस योजना को आज महाराष्ट्र में लागू किया है। हमारी माता बहनों को 5 किस्त मिल चुकी हैं और आगे अब उनको आगे भी हर महीने 1500 रुपए मिलके एक प्रकार से उनका सम्मान होगा। जो सेवाएं वो हमारे घरों में देती हैं, उसके लिए उनको ये मानधन है, ये कोई रेवड़ी नहीं। जी, मैं एक आखिरी सवाल थोड़ा सा हट के पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग तो सरकार को दूर से देखते हैं, मीडिया से कंज्यूम करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी आपके बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी सरकार में भी है, आप नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सबके साथ बड़े क्लोजली काम करते हैं। तो सवाल मेरा यह है कि तीसरे कार्यकाल का गोल क्या है? एक दूसरा,
प्रधानमंत्री जी कैसे हैंडल कर रहे हैं? सब लोग एक ही बात करते हैं कि जैसे भारत का दर्जा बढ़ रहा है, भारत 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ग्लोबल प्रेशर बनेंगे। आपने देखा कनाडा वाला जो हुआ, अब कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी एक दिन पुतिन को मिल रहे हैं, एक दिन बाइडेन को मिल रहे हैं, दोनों साइड कह रहे हैं हमारे खेमे में आ जाइए। तो मोदी जी पे काफी प्रेशर तो होगा सब तरफ से, तो आप उनको बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। जितने हमारे दर्शक हैं उनको कहा जाए कि नरेंद्र मोदी जी कैसा चल रहा है काम, मतलब कैबिनेट मीटिंग में, पार्टी मीटिंग में कैसी बातें होती हैं, अप्रोच क्या है, क्या कुछ बदला है? कुछ आप अगर कोई एग्जाम्पल, उदाहरण या एनेक्डोट शेयर कर सके हमारे दर्शकों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा एक सेंस मिले कि सरकार के इनर सर्कल में क्या हो रहा है। आज आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न था कि हमारी तीसरी टर्म का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है। जी, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को ये संकल्प 140 करोड़ देशवासियों के साथ लिया था कि हमने भारत को एक विकसित भारत 2047 तक, जब हम 100 वर्ष मनाएं आज़ादी के, उसके पहले बनाने। यानी हमारी इकोनॉमी आज से लगभग 10 गुना बढ़ी। आज जो 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो 30-35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2047 तक बने, उस अमृत काल में हमने प्रवेश किया है। पहले 10 वर्ष में बड़ी चुनौतियां थी। आपको याद होगा एकदम टूटी हुई अर्थव्यवस्था, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत में उनको मिली। एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, फ्रेजाइल 5 यानी विश्व की जो 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाएं थी, उसमें भारत को गिना जाता था। भारत 11वें अंश पर थी, रैंक में थी ग्लोबल जीडीपी के साइज ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से। भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा की किल्लत थी। विकास की दर घटते घटते 4-4.25% आ गई। महंगाई चरम सीमा पे थी। हमारी माता बहनों को याद होगा 2011, 12, 13 उन समय तो डबल डिजिट महंगाई पे चली गई। यूपीए सरकार ने देश को घुटनों पे ले आए थे। और विश्व में देश की साख क्या थी? निवेशक रुचि नहीं लेते थे भारत में, मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो गई थी, उपभोक्ताओं को डर लगता था कि हम खर्चा कर ले, कल के लिए क्या होगा, तो चिंता में रहते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों में 2 वर्ष उसमें कोविड के भी रहे, 2 युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया और गाजा स्ट्रिप के ऊपर इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा है, रेड सी क्राइसिस है जिसके कारण हाउटी क्राइसिस, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तकलीफ आती है। इन सब के बावजूद विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब कमजोर हो रही हैं, रिसेशन में जा रही हैं, महंगाई से जूझ रही है, भारत एक प्रकार से एक शाइनिंग स्टार के रूप में आज विश्व में टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गया। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत की बन गई है, फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5। आज विदेशी मुद्रा $700 बिलियन, यानी जो हमें विरासत में मिली थी उससे 2.5 गुना ज्यादा आज विदेशी मुद्रा भारत के पास है। विश्व की 4 ही इकोनॉमीज है जिसके पास $700 बिलियन की विदेशी मुद्रा है, भारत उसमें से एक है। जापान, चाइना, स्विट्जरलैंड और भारत। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। भारत में महंगाई आज कंट्रोल में है। पूरे 10 वर्ष में जो महंगाई रही, एवरेज 10 वर्ष की महंगाई, आज़ादी के बाद कोई और 10 वर्ष ऐसे नहीं रहे जिसमें इतनी कम औसतन महंगाई रही हो। हर पैमाने पे हमने एक भारत के जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो आधारभूत आंकड़े हैं, जो आधार भारत की अर्थव्यवस्था का मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, उस बेस को स्ट्रॉन्ग किया। और ये जो मजबूत नींव रखी है भारत में, उस नींव के ऊपर अगले 5 साल, उसके बाद और 5 साल और 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए मिलकर भारत के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को निकालकर, सामर्थ्य को उजागर करके देशवासियों के साथ मिलके भारत को विकसित भारत बनाएगी। इस मजबूत नींव के ऊपर एक ऐसी बड़ी इमारत विकास की बनेगी
उस काम को हम इस 5 साल में आगे लेके जाएंगे। ये हमारा वादा भी है, ये हमारा संकल्प भी है, और इस पर हम दिन रात प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। रही बात मोदी जी के स्वयं के उत्साह की, मैं आपको बता सकता हूं 2014 से आज तक एक दिन नहीं रहा है जहां उनके उत्साह में कोई फर्क पड़ा है, एक दिन नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख पर जो तेज है, वो तेज 140 करोड़ देशवासियों के साहस, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा, 140 करोड़ देशवासियों के उत्साह, उनके प्यार, उसका तेज आप मोदी जी के मुख पर देखते हैं। आज विश्व में ऐसे ही नहीं है कि 10 वर्ष से जितनी सर्वेज हो रही हैं उसमें मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरते। आप प्यू सर्वे जो मॉर्निंग कंसल्ट करता है, कोई सर्वे देख लीजिए, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड प्रधानमंत्री मोदी जी हर बार निकल के आते हैं। और मेरी तो आज सुबह भी मीटिंग हुई है। उनके मुख का तेज सुबह सुबह वही होता है जो रात को 12 बजे की मीटिंग 2 दिन पहले हुई थी उस पे था। उनका जो उत्साह है वो 140 करोड़ देशवासी उसको ताकत देते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और आपके दर्शकों के माध्यम से हर एक देशवासी तक ये मैसेज पहुंचे, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो देश विकसित भारत बनेगा। और आपका प्यार उनको और ताकत देता है, आपका विश्वास, आपका समर्थन उनको और ताकत देता है। वो 3 गुना स्पीड से, 3 गुना उत्साह से, 3 गुना ज्यादा काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लगे हुए, सुबह से रात, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आपका यही प्यार उनको मिलता रहे, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। ये सेशन बहुत ज़रूरी था, ये सेशन, और कई सारे चीज़ों पर आपने क्लैरिफिकेशन दी। मुझे लग रहा है कि शंका बहुत बुरी चीज़ होती है, और इस सेशन के बाद कई लोगों के मन में अगर शंका थी तो थोड़ी वो शंका चली जाएगी। पीयूष गोयल जी, आपने आर्थिक और राजनीतिक हर मुद्दे पे इतना अच्छा और सीधा जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। And well, that marked the conclusion of Union Minister Piyush Goyal, who was in conversation with Arnab Goswami. But let me remind all our viewers that through the day, as we'll keep cutting into the Republic Bharat Summit, you will hear from your favorite political, sports and social media personalities. Remember, in the evening, it is also Smriti Irani who will grace the summit, and UP Chief Minister Yogi Adityanath, who will also be a part of the Republic Bharat Summit, and we will cut into those conversations as well. For the moment, we also shift our focus to more breaking news coming in as far as the Muda scam is concerned.